मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा मशहूर था। मशहूर इसलिए नहीं कि वह कोई खास काम करता था, बल्कि इसलिए कि वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देता था जिससे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन मुल्ला को लगता था कि वह गधा बेवकूफ है। एक दिन मुल्ला अपने गधे पर अनाज की भारी बोरी लादकर बाजार जा रहे थे। रास्ता उबड़-खाबड़ था और गधा भारी बोझ से परेशान था। लेकिन जैसे ही नदी का किनारा आया, गधा अचानक लड़खड़ाया और धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। अब हुआ यह कि बोरी में रखा अनाज भीग कर हल्का हो गया। गधा झटपट उठा और पहले से हल्का बोझ देखकर खुशी खुशी चलने लगा। मुल्ला ने यह देखा और सोचने लगे, वाह, यह तो अच्छा तरीका है बोझ हल्का करने का। अगले दिन मुल्ला ने सोचा कि अगर यह चालाकी काम कर गई तो अब मैं इसका और भी अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस बार उन्होंने गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादी और जैसे ही नदी आई, उन्होंने गधे को धक्का देकर पानी में गिरा दिया। गधा पहले तो परेशान हुआ, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि नमक घुलकर बोझ हल्का हो रहा है, वह खुशी खुशी उठ खड़ा हुआ। मुल्ला यह देखकर मुस्कुराए और बोले, वाह, यह तरीका तो बहुत काम आएगा। अब मुल्ला ने अगले दिन गधे की पीठ पर रुई की बोरियां लादीं और फिर से नदी पार करने निकले। लेकिन इस बार गधे ने खुद ही नदी में छलांग लगा दी, यह सोचकर कि बोझ हल्का हो जाएगा। पर हुआ इसका उल्टा। जैसे ही गीली रुई ने पानी सोखा, वह और भारी हो गई। गधा मुश्किल से हिल पा रहा था। मुल्ला का सिर चकरा गया। उन्होंने माथा पीट लिया और बोले, अरे गधे, चालाक बनने चला था, अब भुगत। गधा बेबस था और मुल्ला को समझ आ गया कि कभी कभी ज्यादा चालाकी भी मुसीबत ले आती है। सीख, चालाकी हमेशा समझदारी नहीं होती और हर बार एक ही तरीका अपनाने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने घिसे-पिटे जूते पहनकर बाजार गया। चलते चलते जूते का तलवा अचानक फट गया और मुल्ला को ठोकर लग गई। मुल्ला ने सोचा, अब तो इसे ठीक करवाना ही पड़ेगा। वह सीधा मोची के पास गया और पूछा, भाई, इस जूते को सिलने का कितना लोगे? मोची ने जूते को ध्यान से देखा और बोला, मुल्ला जी, सिर्फ 2 सिक्के लगेंगे। मुल्ला को इतना महंगा लगा तो उसने सोचा कि नया जूता ही ले लेता है। वह एक जूते की दुकान पर गया, लेकिन वहां कीमत सुनकर उसका सिर चकरा गया, पूरा 20 सिक्के। अब तो मुल्ला परेशान हो गया। उसे लगा पुराना ही सिलवा लेना चाहिए था। लेकिन जब वह वापस मोची के पास गया तो मोची ने कहा, अब सिलाई 4 सिक्के में होगी। मुल्ला चौंक गया, अभी तो 2 सिक्के बोल रहे थे, अब 4 कैसे? मोची मुस्कुराया, जब आप पहली बार आए थे तब ये सिर्फ एक पुराना जूता था, अब यह चलने लायक भी नहीं बचा। मुल्ला झुंझलाया और सोचने लगा, ये तो सरासर बेईमानी है। उसने ठान लिया कि इस मामले को राजा की अदालत तक ले जाएगा। अदालत में जूते की सुनवाई। अगले दिन मुल्ला राजा की अदालत में पहुंचा, जूता हाथ में लेकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, मुल्ला, किस बात की शिकायत है? मुल्ला ने अपना जूता ऊपर उठाया और बोला, महाराज, इस जूते को देखकर बताइए, यह कितना कीमती है। राजा और दरबारियों ने हंसते हुए कहा, अरे मुल्ला, यह तो फटा पुराना जूता है, बिल्कुल बेकार। मुल्ला मुस्कुराया, बस महाराज, यही तो मेरी शिकायत है। जब मैं इसे सिलवाने गया तब यह सिर्फ 2 सिक्कों का था। जब नया खरीदने गया तो 20 सिक्कों का हो गया। जब वापस सिलवाने लौटा तो 4 सिक्कों का हो गया। अगर मैं और देर करता तो शायद यह सोने के भाव बिकने लगता। पूरी अदालत ठहाकों से गूंज उठी। राजा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। राजा ने मोची को बुलवाया और कहा, अगर तुम्हें सिलाई करनी थी तो पहले ही ठीक कीमत बता देते।
यह क्या कि जूते की कीमत बढ़ती ही जा रही थी। मोची शर्मा गया और बोला, महाराज गलती हो गई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब मुल्ला का जूता मुफ्त में सिल दो। मुल्ला ने सिर हिलाया और मजाकिया अंदाज में बोला, वाह, मतलब अब मेरा जूता इतना कीमती हो गया कि इसकी सिलाई के पैसे भी राजा ही माफ करवा सकता है। अदालत में एक बार फिर हंसी गूंज उठी और मुल्ला अपने मुफ्त में सिले जूते पहनकर गर्व से वापस चल पड़ा। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठे थे। अचानक उन्होंने हंसते हुए कहा, भाइयों बताओ तो सही, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। सबने अपनी अपनी राय देना शुरू किया। पहला दोस्त बोला, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना। दूसरा बोला, नहीं, सबसे बड़ी मूर्खता है किसी झूठे इंसान पर भरोसा करना। तीसरा दोस्त बोला, अरे नहीं, सबसे बड़ी मूर्खता है शादी के बाद बीवी से बहस करना। इतना सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मुल्ला मुस्कुरा रहे थे। एक दोस्त ने पूछा, अच्छा मुल्ला, अब तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। मुल्ला ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि मैं तुम सबसे यह सवाल पूछ बैठा। यह सुनते ही सब हंस हंसकर लोटपोट हो गए। सीख, कुछ सवालों का कोई सही जवाब नहीं होता, लेकिन उनमें छिपी हंसी ही असली मजा देती है। कैसी लगी यह मजेदार कहानी? कहानी 4। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक गधा था जो बड़ा ही आलसी और अपनी ही मर्जी का मालिक था। जब मुल्ला उसे चलने के लिए कहता तो वह बैठ जाता, और जब बैठने के लिए कहता तो वह खड़ा हो जाता। एक दिन मुल्ला को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुल्ला ने गांव के लोगों के सामने ऐलान कर दिया, मैं अपने गधे को इतना समझदार बना दूंगा कि वह मेरी हर बात मानेगा। गांव वाले हंसने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला, तुम तो खुद भी उसकी बात नहीं मनवा पाते और उसे समझदार बनाने चले हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखते जाओ। अगले दिन से मुल्ला ने गधे को ट्रेनिंग देनी शुरू की। पहले उसने उसे खाने का लालच देकर आज्ञा मानने की कोशिश की, लेकिन गधा बिना रुके सिर्फ खाता ही रहा। फिर मुल्ला ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन गधा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अंत में मुल्ला ने सोचा कि अगर वह खुद गधे की तरह व्यवहार करेगा तो गधा भी इंसानों की तरह व्यवहार करना सीख जाएगा। तो मुल्ला खुद गधे की तरह रेंकने लगा, कूदने लगा, इधर-उधर दौड़ने लगा। गांव वाले यह तमाशा देखकर हंसे हंस कर लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, अरे मुल्ला, लगता है तुम गधे को नहीं बल्कि गधा तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है। मुल्ला हक्का बक्का रह गया। उसने गधे की ओर देखा जो बड़े आराम से घास चर रहा था, जैसे कह रहा हो, समझदार तो मैं ही था, बेवकूफ तुम बन गए। मुल्ला ने गहरी सांस ली और सिर खुजाते हुए कहा, अब समझ आया। गधा समझदार था जो अपनी ही मर्जी से चलता था। असली मूर्ख तो मैं ही था जो उसे बदलने चला था। गांव वालों ने जोरदार ठहाका लगाया और मुल्ला खुद भी हंसने लगा। आखिरकार उसने गधे की चालाकी मान ली और उसे वैसे ही रहने दिया जैसा वह था। कहानी 5। गांव में एक बहुत ही कंजूस साहूकार रहता था। वह लोगों को ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार देता और जब तक मूलधन का चौगुना न वसूल ले चैन से नहीं बैठता। उसकी कंजूसी इतनी मशहूर थी कि लोग कहते, अगर इस साहूकार की छाया भी पड़ जाए तो पैसे बचाने की बीमारी लग जाती है। एक दिन साहूकार मुल्ला नसीरुद्दीन से उलझ गया। साहूकार ने घमंड से कहा, मुल्ला, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन असली बुद्धिमान वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो।
मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारे हिसाब से तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। साहूकार ने अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल। मेरे पास गांव में सबसे ज्यादा धन है। मुझे कोई हरा नहीं सकता। मुल्ला ने अपनी जेब टटोलकर उसमें से एक तांबे का सिक्का निकाला और बोले, अगर धन ही बुद्धिमानी का पैमाना है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। साहूकार ने आंखें घुमाई और बोला, क्या शर्त? मुल्ला बोले, अगर तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो तो मैं तुम्हें यह तांबे का सिक्का दे दूंगा, लेकिन अगर मैं तुमसे ज्यादा अमीर निकला तो तुम्हें अपनी आधी दौलत मुझे देनी होगी। साहूकार ठहाका मारकर हंसा और बोला, तू पागल है क्या? मेरे पास हजारों अशर्फिया हैं, तेरे पास सिर्फ एक सिक्का। तू मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है? मुल्ला शरारती मुस्कान के साथ बोले, देखो साहूकार, अभी मेरे पास यह एक तांबे का सिक्का है और तुम्हारे पास हजारों अशर्फिया। लेकिन अगर तुम यह शर्त जीतते हो तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारे पास मेरा सिक्का आ जाएगा, यानी तुम्हारे पास सिर्फ एक सिक्का बढ़ेगा। फिर मुल्ला ने आंख मारकर कहा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपनी आधी दौलत मुझे देनी पड़ेगी, यानी मैं अचानक तुमसे भी अमीर बन जाऊंगा। सोचो अब बुद्धिमान कौन? साहूकार का सिर चकरा गया। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपनी पगड़ी सीधी की और बिना कुछ बोले वहां से खिसक गया। गांव वालों ने तालियां बजाई और हंसते हुए कहा, अरे भाई, जब सामने मुल्ला खड़ा हो तो कोई भी साहूकार अपनी अक्ल नहीं चला सकता। कहानी 6। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे और नए नए पहेलियां पूछने का आनंद ले रहे थे। अचानक उन्होंने ऐलान किया, जो भी बिना नदी को छुए उसे पार करने का तरीका बताएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी मंत्री और विद्वान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने नाव की बात की, कुछ ने पुल बनाने का सुझाव दिया, तो कुछ ने तैरकर जाने की बात कही। लेकिन राजा ने सबको मना कर दिया। नाव, पुल और तैरना तीनों ही तरीके नदी को छूते हैं। मैं ऐसा तरीका चाहता हूं जिससे नदी को बिना छुए पार किया जा सके। राजा ने शर्त दोहराई। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी दरबार के कोने से ठहाके की आवाज आई। मुल्ला नसीरुद्दीन हंस रहे थे। राजा ने चौंक कर पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हें जवाब पता है? मुल्ला ने मजाकिया अंदाज में अपनी टोपी सीधी की और बोले, हुजूर, जवाब बहुत आसान है। आप खुद अपनी शर्त में फंस गए हैं। राजा ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बिना नदी को छुए उसे पार करने का सबसे आसान तरीका यह है कि नदी को अपने पीछे छोड़ दो और दूसरी दिशा में चल पड़ो। दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह मुल्ला, सच में तुमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं, राजा ने कहा और मुल्ला को इनाम दे दिया। गांव वालों को अब समझ आ गया था कि कभी कभी सबसे कठिन सवाल का जवाब बहुत ही आसान होता है, बस सोचने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार जा रहे थे। उन्होंने अपने गधे पर बैठने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने उसे सामान्य तरीके से चलाने के बजाय उल्टा बैठना पसंद किया, गधे की पूंछ की तरफ मुंह करके। गांव वालों ने यह नजारा देखा तो सब हैरान रह गए। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ताने मारने लगे और कुछ ने सोचा कि शायद मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है। गांव वालों की प्रतिक्रिया। एक आदमी बोला, अरे मुल्ला, तुम गधे पर उल्टा क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें सही दिशा में जाने का तरीका नहीं आता? दूसरा व्यक्ति बोला, ऐसे बैठकर तो तुम रास्ता भी नहीं देख पाओगे, फिर आगे कैसे बढ़ोगे? अब मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, मैंने सोचा कि कोई भी स्थिति गलत या सही नहीं होती,
यह सब देखने वाले की सोच पर निर्भर करता है। लोगों ने पूछा, इसका क्या मतलब? मुल्ला ने समझाते हुए कहा, अगर मैं इस तरह बैठूं तो तुम सोचते हो कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे नजरिए से तुम सब पीछे हो। अब बताओ कौन सही है और कौन गलत? लोग सोच में पड़ गए। मुल्ला ने आगे कहा, जिंदगी में भी यही होता है। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन असल में उसका नजरिया हमसे अलग होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज को देखने का हमारा तरीका ही सही हो। मुल्ला की इस बात से सबकी हंसी बंद हो गई और लोग सोच में पड़ गए। किसी ने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। फिर मुल्ला हंसते हुए बोले, अब सोच लो, मुझे सीधा बैठना चाहिए या उल्टा? लोग बोले, मुल्ला तुम जैसे भी बैठो, हम समझ गए कि नजरिए का फर्क ही असली खेल है। और इस तरह मुल्ला ने एक साधारण हरकत से सबको एक बड़ी सीख दे डाली। हमेशा चीजों को नए नजरिए से भी देखना चाहिए। सीख हर चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। जरूरी नहीं कि जो हमें सही लगे वही सच हो। कहानी 8। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात को अचानक कुछ हलचल हुई। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि एक चोर उनके घर में घुस आया था। मुल्ला बिना घबराए चुपचाप स्थिति को भांपने लगे। चोर बहुत सावधानी से इधर-उधर देख रहा था और घर में रखी चीजों को टटोलने लगा। मुल्ला को समझ में आ गया कि अगर वह अचानक कुछ करेंगे तो चोर भाग सकता है। इसलिए उन्होंने एक चालाकी भरी तरकीब सोची। मुल्ला ने झटपट अपना कंबल ओढ़ लिया और गहरी आवाज में बोले, अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चोर घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं यह जाल तो नहीं। उसने डरते हुए पूछा, क्यों? क्या मतलब? मुल्ला गंभीरता से बोले, अरे तुम तो मेरे सपने में आए थे और तुमने कहा था कि तुम आज रात मेरे घर आओगे और हम दोनों मिलकर इस घर का सारा सामान उठा लेंगे। चोर हक्का बक्का रह गया। उसने पहले ऐसा मजाक कभी नहीं सुना था। चोर को यकीन दिलाने की कोशिश। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई, देखो भाई, मैं भी अकेला आदमी हूं और तुम भी। क्यों न मिलकर यह सब चुरा लें और फिर आधा आधा बांट लें? चोर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि या तो मुल्ला बहुत शातिर है या फिर पागल। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच कह रहा है तो मुझे बिना मेहनत के ही आधा माल मिल सकता है। चोर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। अनोखा फंदा। मुल्ला ने उसे झूठा भरोसा दिलाते हुए कहा, पहले हम घर के सारे कीमती सामान को एक बोरे में भरते हैं, फिर उसे बाहर ले जाते हैं। चोर मान गया। दोनों मिलकर पूरे घर का कीमती सामान एक बड़े बोरे में भरने लगे। जब बोरा पूरी तरह से भर गया तो मुल्ला बोले, अब इसे उठाकर बाहर ले चलो। जैसे ही चोर ने भारी बोरा उठाया, मुल्ला ने झटपट दरवाजा खोल दिया और जोर से चिल्लाए, बचाओ, बचाओ। चोर पकड़ा गया। गांव वाले जाग गए और लाठियां लेकर दौड़े। चोर अभी भी भारी बोरे को उठाए खड़ा था, इसलिए भाग नहीं सका और लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। नतीजा? गांव वाले बोले, वाह मुल्ला, तुमने तो बिना हाथ लगाए ही चोर को पकड़वा दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, चोर को पकड़ने के लिए ताकत से ज्यादा अक्ल की जरूरत होती है। गांव वाले ठहाके लगाने लगे और चोर ने सिर झुका लिया। सीख, हर मुश्किल का हल ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से निकाला जा सकता है। कहानी 9। गांव में अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे और लोग इंसाफ के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाते थे। एक दिन दो आदमी, करीम और फरीद,
आपस में झगड़ते हुए मुल्ला के दरवाजे पर पहुंच गए। करीम गुस्से में बोला, मुल्ला, इस फरीद ने मेरी मूंछ खींच ली और मैं इसका अपमान सहन नहीं कर सकता। फरीद भी तमतमाते हुए चिल्लाया, अरे पहले इसने मेरी मूंछ पकड़ी थी, इसलिए मैंने भी बदला लिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि मुल्ला इस झगड़े का क्या हल निकालेंगे। मुल्ला ने गहरी सोच में सिर हिलाया और बोले, अच्छा तो तुम दोनों ने एक दूसरे की मूंछें खींची? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ। मुल्ला बोले, तो फिर इंसाफ यही होगा कि तुम दोनों की मूंछों को बराबर किया जाए। सबने हैरानी से पूछा, कैसे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हर किसी को आधी आधी मूंछ कटवानी होगी, ताकि कोई ये न कहे कि उसका नुकसान कम हुआ और दूसरे का ज्यादा। यह सुनते ही करीम और फरीद घबरा गए। करीम बोला, नहीं नहीं, मेरी मूंछें मेरी शान हैं, मैं इन्हें नहीं कटवाऊंगा। फरीद भी हड़बड़ा गया, और मैं भी मूंछें कटवाने को तैयार नहीं। मुल्ला ने कंधे उचकाए और कहा, तो फिर मामला बराबर हो गया। तुम दोनों मूंछें रखते रहो और आगे से झगड़ा मत करना। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। करीम और फरीद को भी अपनी बेवकूफी समझ में आ गई और दोनों ने गले मिलकर मामला सुलझा लिया। सीख, छोटे छोटे झगड़ों में उलझने से बेहतर है कि उन्हें मजाक में ही सुलझा लिया जाए। कहानी 10। मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी और मजाकिया चालें हमेशा ही कमाल की होती थीं। लेकिन इस बार तो उसने पूरे गांव को ऐसा बेवकूफ बनाया कि लोग सालों तक इस घटना को याद करके हंसते रहे। एक दिन मुल्ला अपने पुराने गधे को बेचने के बारे में सोच रहा था। गधा बूढ़ा हो गया था, लेकिन मुल्ला जानता था कि सीधा बाजार में ले जाकर बेचने से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। अगले दिन मुल्ला ने अपने गधे को अच्छे से सजाया। उसके गले में एक मोटा सोने की तरह चमकता हुआ पट्टा डाल दिया और उसकी पीठ पर एक रंगीन कंबल बिछा दिया। फिर गांव के चौक पर जाकर जोर जोर से ऐलान करने लगा, यह कोई आम गधा नहीं है, यह दुनिया का सबसे बुद्धिमान गधा है। यह इंसानों की तरह सोचता है और बोलता भी है, बस इसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन मुल्ला की बातें सुनकर कुछ लोग गधे के पास आए। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर गधा जोर से ढेंचू कर उठा। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने इसे पूछा कि क्या गांव में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूं, और इसने हमें जवाब दे दिया। लोग अचरज में पड़ गए। फिर एक आदमी बोला, अगर ये सच में समझदार है तो इससे पूछो कि सबसे मूर्ख कौन है। मुल्ला फिर गधे के कान में फुसफुसाया और इस बार गधे ने और भी जोर से ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर दिया। मुल्ला हंसते हुए बोला, देखो, इसे इतना मूर्ख व्यक्ति मिला कि इसे बार बार चिल्लाना पड़ रहा है। गांव वाले इस जवाब को लेकर बहस में पड़ गए। कुछ को लगा कि मुल्ला किसी की बेइज्जती कर रहा है, तो कुछ को लगा कि यह वाकई कोई जादुई गधा है। धीरे धीरे गधे की प्रसिद्धि फैल गई और लोग इसे खरीदने को तैयार होने लगे। किसी ने 10 दीनार की बोली लगाई तो किसी ने 20। आखिरकार एक अमीर व्यापारी ने 100 दीनार में इस बुद्धिमान गधे को खरीद लिया। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, मुल्ला पैसे लेकर चुपचाप खिसक गया। अगले ही दिन जब नया मालिक गधे को समझाने की कोशिश कर रहा था, गधा कुछ नहीं समझा और बस ढेंचू ढेंचू करता रहा। तब गांव वालों को समझ आया कि मुल्ला ने उनकी जबरदस्त बेवकूफी बना दी थी। जब किसी ने मुल्ला से पूछा, तुमने हमें बेवकूफ बनाया, तुम्हारा गधा बुद्धिमान नहीं है। मुल्ला हंसकर बोला, गधा तो बेचारा सीधा साधा है, लेकिन जिसने उसे 100 दीनार में खरीदा, असली बुद्धिमान वही है।
और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी मजाकिया चालाकी से फिर जीत गया और गांव वाले अपनी मूर्खता पर सिर पीटते रह गए। सीख: हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कहानी 11। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन यह चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने सोचा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे दरबार में होना चाहिए, और उसने मुल्ला को अपने महल में सलाहकार की नौकरी दे दी। मुल्ला ने सोचा, चलो देखते हैं राजा का दरबार कितना दिलचस्प है, और वह खुशी खुशी महल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास दूसरे दरबारी देखे, उसे समझ आ गया कि यहाँ चाटुकारों और मक्खनबाजों की भरमार है। बस फिर क्या था, मुल्ला ने महल में ऐसा तहलका मचाया कि सब हक्के बक्के रह गए। पहला दिन राजा का अजीब सवाल। राजा ने दरबार में मुल्ला का स्वागत किया और बोला, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, इस महल में सबसे अक्लमंद व्यक्ति कौन है? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह तो बड़ा आसान सवाल है। सबसे अक्लमंद तो आपका घोड़ा है। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, वो कैसे? मुल्ला बोला, जहांपनाह, देखिए, यह घोड़ा बिना कुछ कहे ही जान जाता है कि इसे कहाँ जाना है, किसे ले जाना है और किसे नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह हमेशा राजा की सवारी करने के लिए तैयार रहता है, बिना कोई सवाल किए। इससे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? दरबारी हंसी रोकने लगे, लेकिन राजा को मुल्ला का जवाब मजेदार लगा। उसने सोचा, यह आदमी दिलचस्प है। दरबारियों की जलन और उनकी साजिश। मुल्ला की हाजिर जवाबी देखकर बाकी दरबारी जलने लगे। उन्हें लगा कि अगर मुल्ला ज्यादा समय तक दरबार में रहा तो उनकी चाटुकारिता की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने राजा के कान भरने की योजना बनाई। अगले ही दिन एक दरबारी राजा के पास गया और बोला, जहांपनाह, मुल्ला तो आपके फैसलों का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि वह राजा से भी ज्यादा अक्लमंद है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने मुल्ला को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुम खुद को मुझसे ज्यादा अक्लमंद समझते हो? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं जहांपनाह। मैं तो सिर्फ यह मानता हूं कि मेरी बुद्धि का स्तर उसी व्यक्ति के बराबर होता है जिसके साथ मैं बात कर रहा होता हूं। राजा पहले सोच में पड़ गया, फिर जोर से हंस पड़ा। उसने दरबारियों को घूरकर देखा और बोला, मतलब यह कि तुम सबकी बुद्धि जैसी होगी? मुल्ला वैसे ही जवाब देगा। दरबारी चुप हो गए और मुल्ला की चतुराई फिर जीत गई। महल का तहलका, जब मुल्ला ने सबको सजा दिलवा दी। एक दिन राजा ने सोने की मुद्राओं से भरा एक थैला दरबार में रखा और कहा, यह उन लोगों में बांट दिया जाए जो सबसे ईमानदार हैं। दरबारी दौड़ पड़े और राजा को अपनी अपनी ईमानदारी का प्रमाण देने लगे। कोई बोला, जहांपनाह, मैं तो बचपन से ही ईमानदार हूं। तो कोई चिल्लाया, जहांपनाह, मैंने तो कभी किसी का एक दाना तक नहीं छीना। मुल्ला चुपचाप बैठा देखता रहा। फिर वह उठा और बोला, जहांपनाह, यह मुद्राएं महल के सबसे ईमानदार व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और वह हैं राजा स्वयं। क्योंकि अगर राजा ईमानदार नहीं होगा तो कोई और कैसे हो सकता है? राजा खुश हुआ और सारे सिक्के अपने पास रख लिए। दरबारी हक्के बक्के रह गए और मुल्ला का मुंह ताकने लगे। मुल्ला ने आंख मारते हुए कहा, अब ईमानदारी की परीक्षा हुई न? अंत में क्या हुआ? राजा मुल्ला से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम देना चाहा। लेकिन मुल्ला बोला, जहांपनाह, मैं बहुत साधारण आदमी हूं। महल की राजनीति और चाटुकारों से मेरा दम घुटता है। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी ही पसंद है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम सच में अनोखे हो मुल्ला।
ठीक है, तुम जब चाहो आ सकते हो, लेकिन अपने मजेदार किस्सों से हमें हंसाते रहना। मुल्ला खुशी खुशी महल से बाहर निकला और दरबारी एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। इस तरह मुल्ला ने अपनी बुद्धिमानी से राजा को खुश भी कर दिया और चाटुकारों को सबक भी सिखा दिया। सीख: चालाकी और सच्चाई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, बस हाजिर जवाबी होनी चाहिए। कहानी 12। एक दिन गांव के कुछ शरारती लोग मुल्ला नसीरुद्दीन को परेशान करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा, मुल्ला हमेशा अपनी चतुराई से लोगों को चौंका देते हैं, लेकिन इस बार हम ऐसी चुनौती देंगे जिसका कोई हल ही न हो। गांव के मुखिया ने मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो इस अनोखी चुनौती का हल निकाल कर दिखाओ। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या चुनौती है। चुनौती वह क्या है जो न कहीं जाता है, न आता है, लेकिन हर जगह होता है। गांव के लोग हंसने लगे। उन्हें यकीन था कि मुल्ला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, फिर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोले, अरे भाई, इसका जवाब तो बहुत आसान है। इसका जवाब है, तुम लोगों की नासमझी। यह न कहीं जाती है, न कहीं से आती है, लेकिन हर जगह फैली रहती है। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। मुखिया झेंप गया और बोला, मुल्ला, यह तो मजाक की बात हुई। असली चुनौती तो यह है कि हम तुम्हें 2000 सिक्कों से भरी थैली देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे खर्च भी कर सकते हो और फिर भी पूरी थैली हमें लौटा दोगे। यह नामुमकिन है। मुल्ला ने जरा भी देर न लगाई और बोले, ठीक है, मुझे थैली दो। मुखिया ने सिक्कों की थैली मुल्ला को दे दी। मुल्ला ने तुरंत सिक्कों से भरी थैली उठाई और पास खड़े कसाई को दे दी। फिर बोले, भाई, अब यह थैली उधार में रख लो, मैं कल तक लौटा दूंगा। गांव वाले हैरान थे कि अब क्या होगा। अगले दिन मुल्ला कसाई के पास गए और बोले, भाई, जो थैली मैंने उधार दी थी वह वापस कर दो। कसाई ने हंसते हुए वही थैली मुल्ला को लौटा दी। मुल्ला ने वह थैली सीधा मुखिया के हाथ में रख दी और बोले, लीजिए, आपकी थैली सही सलामत लौटा दी और मैंने इसे खर्च भी कर लिया। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि इस चुनौती का कोई हल नहीं होगा, लेकिन मुल्ला की चतुराई ने फिर से सबको चौंका दिया। मुखिया सिर खुजाते हुए बोला, मुल्ला, तुमसे भिड़ना सच में मुश्किल है। गांव वाले हंसते हुए ताली बजाने लगे और मुल्ला मुस्कुराते हुए अपने गधे पर बैठकर चलते बने। सीख: हर मुश्किल चुनौती का हल होता है, बस सोचने का तरीका सही होना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी 13। एक दिन गांव में एक नया मौलवी आया जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। वह हमेशा लोगों को अपने ज्ञान का दिखावा करता और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। गांव वालों को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वे कुछ कह भी नहीं सकते थे। एक दिन मौलवी ने ऐलान किया, इस गांव में कोई मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। अगर कोई मेरे सामने तर्क वितर्क में जीत सकता है तो मैं उसे अपना पगड़ी उतार कर दे दूंगा। गांव वाले समझ गए कि अब सिर्फ एक ही आदमी मौलवी को जवाब दे सकता है, मुल्ला नसीरुद्दीन। गांव वालों ने मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला जी, इस घमंडी मौलवी को कोई सबक सिखाओ। मुल्ला मुस्कुराया और सीधा उस मौलवी के पास गया। वह मंच पर चढ़ा और बोला, अच्छा मौलवी साहब, तो आप दुनिया के सबसे ज्ञानी इंसान हैं? मौलवी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, तो ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं मान लूंगा कि आप सच में ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आप हार गए
तो आपको अपनी पगड़ी उतारनी होगी। मौलवी ने हंसते हुए कहा, पूछो पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। वो एक सवाल जिसने सब बदल दिया। मुल्ला ने मौलवी की आंखों में देखते हुए पूछा, बताइए, यह बात सच है या झूठ कि अगर कोई कहे कि वह झूठ बोल रहा है। मौलवी कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं कहूं कि यह सच है तो इसका मतलब होगा कि वह सच में झूठ बोल रहा है, जो कि असंभव है। और अगर मैं कहूं कि यह झूठ है तो इसका मतलब होगा कि वह सच बोल रहा है, लेकिन उसने तो खुद कहा कि वह झूठ बोल रहा है। मौलवी का चेहरा पीला पड़ गया। वह इधर-उधर देखने लगा, पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन जवाब नहीं सूझा। गांव वाले हंसने लगे। अरे मौलवी साहब, जवाब दो, आपकी पगड़ी तो गई। मौलवी ने झेंपते हुए अपनी पगड़ी उतार दी और मुल्ला को सौंप दी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान का घमंड हमेशा खतरे में डाल देता है मौलवी साहब। सच्चा ज्ञानी वही है जो यह माने कि वह सब कुछ नहीं जानता। पूरी सभा तालियों और ठहाकों से गूंज उठी। मौलवी का घमंड चूर चूर हो गया और मुल्ला एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीत ले गया। कहानी 14। एक दिन बादशाह के दरबार में अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। एक अमीर व्यापारी और एक गरीब दर्जी लड़ते हुए दरबार में आए। दोनों के चेहरे लाल थे, गुस्से से तमतमाए हुए। व्यापारी चिल्लाया, जहांपना, इस दर्जी ने मेरा सबसे कीमती रेशमी लिबास बर्बाद कर दिया। मैंने इसे सोने के सिक्कों में मेहनताना दिया, लेकिन इसने कपड़े को ऐसा काटा कि मेरी पोशाक बनने की बजाय चिथड़े बन गए। दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने बिल्कुल सही नाप लिया था, लेकिन यह व्यापारी ही बार बार नखरे कर रहा था। जब पोशाक तैयार हुई तो इसे पसंद नहीं आई और अब यह मुझे दोष दे रहा है। बादशाह ने माथे पर शिकन डाली। मामला वाकई अजीब था। न तो कपड़ा बचा था, न ही व्यापारी का पैसा वापस हो सकता था। अगर दर्जी को सजा दी जाती तो वो गरीब था, क्या देता? और अगर व्यापारी को समझाया जाता तो वो मानने को तैयार नहीं था। मुल्ला नसीरुद्दीन को न्यायाधीश बनाया गया। बादशाह सोच ही रहे थे कि तभी एक वजीर बोला, जहांपना, हमारे मुल्क में अगर कोई सबसे बुद्धिमान है तो वो मुल्ला नसीरुद्दीन हैं। क्यों न हम उन्हें इस मामले का फैसला सौंप दें? बादशाह मुस्कुराए, बिल्कुल, मुल्ला ही इस मसले का हल निकाल सकते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया गया। उन्होंने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना, अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कुछ देर सोचा और फिर बोले, इसका फैसला मैं बहुत सोच समझकर करूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ करने दो। मुल्ला उठे और उन्होंने दर्जी से कहा, लाओ तुम्हारी कैंची तो देखूं। दर्जी ने अपनी कैंची दी। मुल्ला ने उसे गौर से देखा और फिर व्यापारी की तरफ घूमे। सुनो व्यापारी साहब, अगर यह दर्जी तुम्हारी पोशाक सही से नहीं बना पाया तो इसकी गलती भी इसकी कैंची की होगी, है न? व्यापारी गरजते हुए बोला, बिल्कुल, यही कैंची है जिसने मेरी पोशाक को बर्बाद कर दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर न्याय यही है कि इस दर्जी की कैंची तुम अपने पास रख लो और दर्जी तुम्हारे सिक्के अपने पास रखे। न्याय बराबर का हुआ, क्योंकि जो चीज नुकसान के लिए जिम्मेदार थी वो अब तुम्हारी हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक ठहाकों की गूंज उठी। दर्जी के चेहरे पर राहत थी और व्यापारी अपना माथा पीट रहा था। बादशाह खुद हंसते हुए बोले, मुल्ला, तुमने तो न्याय का नया इतिहास रच दिया। लेकिन तभी दरबार में एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, शहर में चोरों का आतंक बढ़ गया है। अभी अभी एक आदमी मुल्ला के घर से उनका सामान लेकर भाग निकला।
मुल्ला ने ठहाका लगाया, चोर भागा तो होगा, लेकिन अभी उसने मेरा असली खेल नहीं देखा। सभी चौंक गए। क्या मुल्ला पहले से ही चोर के लिए कोई चाल बिछा चुके थे? क्या चोर वाकई बच निकला, या मुल्ला ने पहले ही कुछ ऐसा किया था जिससे चोर खुद उनके पास वापस आएगा? अगले भाग में मुल्ला नसीरुद्दीन और चोर की चालाकी। क्या मुल्ला ने चोर को पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाया था, या फिर उनकी कोई अनोखी योजना थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। क्या कोई चोर खुद अपने कदमों से अपनी सजा लिख सकता है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई चोर खुद ही पकड़े जाने की जिद करने लगे? अगर नहीं, तो मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी खाट पर लेटे तारों को गिन रहे थे। अचानक उन्होंने अपने आंगन में किसी के पैरों की हल्की आहट सुनी। अरे, यह तो चोर लगता है, मुल्ला ने मन में सोचा, लेकिन उठने की बजाय आंखें बंद कर लीं, जैसे गहरी नींद में सो रहे हों। चोर दबे पांव अंदर आया, चारों ओर नजरें घुमाईं और झटपट चीजें समेटनी शुरू कर दीं। उसने मुल्ला की सबसे कीमती चीज, उनकी पुरानी लेकिन बेहद प्रिय चप्पल उठा ली, जो मुल्ला के अनुसार भाग्यशाली चप्पल थी। फिर वह जल्दी से बाहर भाग निकला। लेकिन तभी, अरे, रुक जा भाई! चोर ने चौंक कर देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खाट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। चोर हड़बड़ा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भागे या कुछ बोले। लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, मुल्ला, मैंने तुम्हारा सामान चुरा लिया है। अब पीछा मत करना, वरना पछताओगे। मुल्ला ठहाका मारकर हंसे, अरे भाई, जब तू मेरी इतनी कीमती चप्पलें चुरा ही चुका है, तो एक और चीज लेता जा। चोर चौंका, क्या? और क्या दूं? मुल्ला बोले, अरे, यह जो मेरा तकिया है, इसे भी ले जा, वरना सुबह सुबह मेरे सिर के नीचे तकिया नहीं होगा तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। चोर हैरान रह गया। ये कैसा आदमी था जो खुद ही चोरी का सामान बढ़ा रहा था? लेकिन उसने सोचा, चलो मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों मना करूं। उसने झपटकर तकिया भी उठा लिया और भाग गया। सुबह गांव में हंगामा मच गया, मुल्ला का घर लूट लिया गया। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मुल्ला मजे से हुक्का पी रहे थे। बादशाह के सैनिक भी आए और बोले, मुल्ला, चोर कौन था, किस तरफ भागा? मुल्ला हंसकर बोले, चिंता मत करो, वह खुद वापस आएगा। सभी चौंक गए, लेकिन क्यों? मुल्ला मुस्कुराए, क्योंकि मैंने उसे ऐसा सामान दिया है जिससे वह खुद मेरी तलाश करेगा। वाकई अगले ही दिन दोपहर को वही चोर हांफता हुआ मुल्ला के घर लौटा। मुल्ला, यह लो तुम्हारी चीजें वापस, बस मुझे माफ कर दो। गांव वाले हैरान। लेकिन क्यों? चोर रोने लगा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। जब भी तकिए पर सिर रखता तो लगता मुल्ला मुझे देख रहा है। जब भी चप्पल पहनता तो पैर कांपने लगते थे। मैं अब इसे और नहीं सह सकता। मुल्ला जोर से हंसे, बेटा, जब भी कोई आदमी चोरी करता है तो वो चैन से सो नहीं पाता। और मैंने तो तुम्हें मेरी तकिया और मेरी चप्पल दे दी थी, नींद उड़ने के लिए और भागने के लिए। अब बता, क्या फिर चोरी करेगा? चोर हाथ जोड़कर बोला, नहीं मुल्ला, अब से मैं मेहनत से कमाऊंगा। गांव वालों ने ताली बजाई और बादशाह के सैनिकों ने चोर को जाने दिया। लेकिन तभी नया रहस्य। एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, दरबार में अजीब मामला पेश आया है। एक अमीर आदमी रो रहा है कि उसका गधा बोलने लगा है। गांव वाले हैरान। गधा बोल सकता है?
यह कैसे संभव है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए, अगर इंसान बिना सोचे समझे बातें कर सकता है तो गधा क्यों नहीं? अगले भाग में गधा ज्यादा समझदार या मुल्ला? क्या वाकई गधा बोल सकता है या इसके पीछे कोई नई चालाकी छुपी है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। क्या कभी आपने सुना है कि एक गधा इंसानों से ज्यादा अक्लमंद निकला हो? क्या ऐसा हो सकता है कि बादशाह के दरबार में एक गधा हाजिर हो और सब उसे सुनकर दंग रह जाएं? अगर नहीं तो यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। दरबार में अजीब फरियाद। बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ पहुंचा। उसका चेहरा फटा पड़ा था, आंखें लाल हो रही थीं और कपड़े अस्तव्यस्त थे। हुजूर, मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, व्यापारी हांफते हुए बोला। बादशाह ने भौहें टेढ़ी की, क्या हुआ? किसी ने लूट लिया? नहीं जहांपना। व्यापारी कांपते हुए बोला, मेरा गधा बोलने लगा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हंसी का एक बड़ा धमाका हुआ। सारे वजीर, सैनिक और दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बादशाह खुद मुस्कुराए, अरे अब तो व्यापारियों के पास भी जादुई गधे हो गए। नहीं नहीं जहांपना, मैं मजाक नहीं कर रहा। व्यापारी रोने लगा, मैं अपने गधे को लेकर बाजार गया था, तभी वह अचानक बोल उठा, मुझे इंसानों की तरह खाना चाहिए, मुझे गद्देदार बिस्तर चाहिए, और इतना ही नहीं हुजूर। उसने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। बादशाह का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह मजाक है तो सजा मिलेगी, लेकिन अगर यह सच है तो हमें देखना होगा। बादशाह ने आदेश दिया कि गधे को दरबार में लाया जाए। कुछ देर बाद वही व्यापारी अपने गधे को खींचता हुआ दरबार में लाया। गधा शांत खड़ा था, जैसे किसी राजा की तरह। बादशाह ने उसकी ओर देखा और कहा, तो तू वही गधा है जो बोलता है? गधा चुप रहा। बादशाह ने फिर कहा, अगर तू बोल सकता है तो कुछ बोलकर दिखा। गधा फिर भी चुप। अब व्यापारी घबरा गया, अरे बोलना। जब बाजार में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, अब क्या हो गया? बादशाह का गुस्सा बढ़ने लगा, यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसे कैद में डालो। लेकिन तभी दरबार में किसी की ठहाके की आवाज गूंजी। रुकिए जहांपनाह। सभी ने पलटकर देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अगर यह व्यापारी कह रहा है कि गधा बोल सकता है, तो हो सकता है कि कुछ तो सच्चाई हो। मुझे इस गधे से एक बार बात करने दें। बादशाह ने सिर हिलाया, अच्छा ठीक है मुल्ला, देखते हैं तुम्हारी अक्ल क्या कहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे गधे के पास गए। उन्होंने उसकी आंखों में झांका, उसके कान पकड़कर हिलाए और उसकी पीठ थपथपाई। फिर गधे के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाए। गधा अचानक जोर जोर से सिर हिलाने लगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस गधे की बातों का रहस्य अब खुल गया है। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? मुल्ला बोले, यह व्यापारी हर रोज अपने गधे से कहता था, तू गधा ही रहेगा, तुझे इंसानों की तरह नहीं रहना, तेरा नसीब सिर्फ लात खाना है। गधे ने फिर सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो सच है। दरबार में लोग फुसफुसाने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन इस गधे ने बहुत सालों तक इंसानों को देखा, सुना और समझा। इसे समझ आ गया कि अगर दुनिया में आराम से रहना है तो गधे की तरह नहीं, इंसानों की तरह रहना होगा। बादशाह हंसने लगे, तो गधा अब इंसान बनना चाहता है? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और ये व्यापारी हर रोज इसका अपमान करता था, इसे गधागधा कहकर चिढ़ाता था।
तो गधे ने सोचा, क्यों न मैं बोलकर अपना हक मांग लूं। दरबार में फिर ठहाके गूंज उठे। व्यापारी की सजा और मुल्ला की सीख। बादशाह ने व्यापारी को घूरते हुए कहा, मुल्ला, इस व्यापारी के लिए क्या हुक्म होना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए, जहांपना। यह व्यापारी रोज गधे को गधा कहकर परेशान करता था, तो अब इसे एक हफ्ते तक अपनी दुकान पर यह लिखकर बैठना होगा, मैं सबसे बड़ा गधा हूं, ताकि इसे एहसास हो कि गधा कौन है। दरबार में फिर से ठहाके गूंजे और व्यापारी सिर झुकाकर बैठ गया। गधा खुशी से उछलने लगा, जैसे कह रहा हो, अब समझ आया। बादशाह ने मुल्ला की तारीफ की, सच में मुल्ला, कभी कभी गधे इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। मुल्ला हंसे, हाँ जहांपना। और कभी कभी इंसान भी गधे से ज्यादा गधे बन जाते हैं। लेकिन तभी एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, जहांपना, एक और अजीब मामला हुआ है। एक आदमी कह रहा है कि उसने एक दिन में अमीर बनने का तरीका खोज लिया है। बादशाह चौंके, एक दिन में अमीर, यह कैसे संभव है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे, अगर गधा बोल सकता है तो कोई इंसान एक दिन में अमीर क्यों नहीं बन सकता। अगले भाग में जब मुल्ला बना धनवान लेकिन एक ही दिन में कंगाल। क्या वाकई कोई एक दिन में अमीर बन सकता है या इसमें भी कोई चालाकी छुपी है। जानने के लिए देखिए अगली कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी सुबह गरीब हो, दोपहर तक धनवान बन जाए और शाम होते होते फिर कंगाल। क्या ऐसा कोई जादू हो सकता है जिससे कोई रातों रात अमीर बन जाए। अगर नहीं तो मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी आपको चौंका देगी। बादशाह के दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। वह रेशमी कपड़े पहने था, गले में सोने की माला थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जहांपनाह, मैं कल तक एक साधारण आदमी था, लेकिन आज देखिए मैं धनवान हूँ। और मैं यह राज सिर्फ आपके दरबार में बताना चाहता हूँ। बादशाह की भौहें तन गईं, सचमुच? तो फिर हमें भी बताओ कि तुमने इतनी जल्दी अमीरी कैसे पाली। दरबार में हर कोई उत्सुक था। वजीर कान खड़े किए बैठे थे और कुछ दरबारी तो कलम निकालकर नोट्स लेने को तैयार हो गए। लेकिन तभी, जहांपनाह, मुझे भी यह तरीका सीखना है। सभी ने देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में घुसे चले आ रहे थे। उनकी पुरानी फटी हुई पगड़ी, ढीली धोती और हवादार जूते देखकर वह अमीर आदमी हंसा। मुल्ला, तुम्हें यह तरीका सीखकर क्या करना है। तुम तो खुद कहानियों से ही अमीर हो। मुल्ला मुस्कुराए, अरे भाई, अगर एक दिन में अमीर बना जा सकता है तो मैं भी कोशिश क्यों न करूं। बादशाह ने सिर हिलाया, अच्छा बताओ, क्या तरीका है। अमीर आदमी ने धीरे से कहा, बहुत आसान। आपको बस एक काम करना होगा, लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप बहुत अमीर हैं। अगर लोग मान लें कि आप अमीर हैं तो वे खुद ब खुद आपको और अमीर बना देंगे। सभी आश्चर्य में पड़ गए। कैसे? बादशाह ने पूछा। आदमी ने समझाया, मैंने कल बाजार में जाकर ऐलान कर दिया कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं और मेरे पास एक ऐसा जादुई तरीका है जिससे लोग भी अमीर बन सकते हैं। मैंने सबसे कहा कि जो भी मुझे एक सोने की अशर्फी देगा मैं उसे 10 गुना ज्यादा लौटाऊंगा। मुल्ला ने ठहाका लगाया और लोग मान गए। बिल्कुल। अमीर आदमी मुस्कुराया, एक आदमी ने मुझे एक अशर्फी दी तो मैंने उसे 10 लौटा दी। फिर धीरे धीरे लोग जुटने लगे। हर कोई मुझे अपनी सोने की अशर्फियां देने लगा, यह सोचकर कि मैं उन्हें 10 गुना लौटा दूंगा। देखते ही देखते मैं धनवान बन गया। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। बादशाह ने पूछा, फिर?
आदमी ने हंसते हुए कहा, जब मेरे पास खूब सोना आ गया तो मैं रातों रात फरार हो गया। अब मैं अमीर हूं। मुल्ला की आंखें चमकी, वाह, क्या दिमाग पाया है। मुल्ला उछलकर खड़े हो गए और बोले, जहांपना, मुझे भी यही तरीका आजमाने दीजिए। बादशाह हंसे, अच्छा, तुम भी अमीर बनना चाहते हो? बिल्कुल, मुल्ला बोले, और मैं सबसे पहले आपको ही 10 गुना करने का मौका दूंगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। बादशाह ने ठहाका लगाया, अच्छा बताओ, क्या करना होगा? मुल्ला बोले, जहांपना, अगर आप मुझे 100 सोने की अशर्फिया दें तो मैं आपको 1000 लौटा दूंगा। बादशाह मुस्कुराए, और वो कैसे? मुल्ला बोले, ठीक वैसे ही जैसे इस आदमी ने किया, लोगों से और ज्यादा अशर्फिया लेकर। फिर मैं उन्हें भी लौटाऊंगा और खुद भी अमीर बन जाऊंगा। अब बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने उस अमीर आदमी को घूरा, फिर मुल्ला को देखा। तो तुम कहना चाहते हो कि यह आदमी भी इसी तरकीब से अमीर बना है? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और अगर यह इतना ईमानदार है तो यह भी हमें 10 गुना लौटाने के लिए तैयार होगा। भंडाफोड़ और मुल्ला की जीत। दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीर आदमी पसीने पसीने हो गया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। तो तो मैं तो मजाक कर रहा था, वह घबराते हुए बोला। मुल्ला हंसे, अच्छा, तो फिर अब सच्चाई क्या है? बादशाह समझ गए कि यह आदमी ठग है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कैद में डाल दो और इसकी सारी दौलत जरूरतमंदों में बांट दो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने तो सोचा था कि एक दिन में अमीर बनूंगा, लेकिन मैं तो एक ही दिन में कंगाल हो गया। बादशाह हंसे, कम से कम तुमने किसी को ठगा तो नहीं। कहानी 15। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा की अदालत में बुलाया गया। गांव के सबसे अमीर व्यापारी ने मुल्ला पर चोरी का इल्जाम लगाया था। उसने कहा, महाराज, इस चालाक मुल्ला ने मेरी दुकान से 100 अशर्फिया चुराई हैं। राजा ने भौहें टेढ़ी की और मुल्ला की ओर देखा, क्या ये सच है? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह तो व्यापारी का ही सवाल है, मगर असली सवाल यह है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है? व्यापारी झुंझला गया, महाराज, अगर मैंने चोरी अपनी आंखों से देखी होती तो क्या मैं इसकी शिकायत करता? बिना देखे भी सब जानते हैं कि यह आदमी चालाक है। राजा ने सिर हिलाया, मुल्ला, तुम इस इल्जाम का जवाब कैसे दोगे? मुल्ला ने शांति से कहा, महाराज, अगर बिना देखे ही मुझे दोषी मान लिया जाए तो यह भी माना जा सकता है कि व्यापारी ने ही चोरी की हो। राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी व्यापारी ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, चोरी तो हुई ही है। यह न्याय का अपमान है। मुल्ला मुस्कुराया, अगर बिना सबूत के न्याय किया जाएगा तो फिर मैं भी दावा कर सकता हूं कि यह व्यापारी दरअसल मेरी 200 अशर्फियां चुराने की योजना बना रहा था। अब पूरा दरबार हंसी में गूंज उठा। राजा भी मुस्कुरा दिया, लेकिन मामला गंभीर था। राजा ने कहा, मुल्ला, हम इस केस को हल करने के लिए तुम्हें एक रात का समय देते हैं। अगर सुबह तक कोई जवाब नहीं मिला तो तुम्हें दोषी मान लिया जाएगा। मुल्ला ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है महाराज, मगर मैं इस रहस्य को हल करने के लिए कुछ करने वाला हूं जो सबको चौंका देगा। अगली सुबह जब पूरा दरबार इकट्ठा हुआ तो मुल्ला ने ऐसी तरकीब लगाई कि पर क्या वो बेगुनाही साबित कर पाया या फिर उसकी चाल उल्टी पड़ गई? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। मुल्ला और पैसे की चोरी, अनोखा न्याय। अगर सच खुद बोल सके तो क्या कोई झूठ का पर्दा डाल सकता है? सुबह होते ही पूरा दरबार इकट्ठा हुआ।
राजा अपनी ऊंची सिंहासन पर बैठा था। व्यापारी गुस्से में खड़ा था और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो सबसे ज्यादा शांत था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मुल्ला, क्या तुमने अपनी बेगुनाही साबित करने का तरीका ढूंढ लिया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मगर इस मामले का फैसला करने के लिए मैं दरबार के सभी सदस्यों की मदद चाहता हूँ। राजा ने इजाजत दे दी। मुल्ला ने आगे बढ़कर अपनी जेब से 5 छोटे मिट्टी के बर्तन निकाले और कहा, यह बर्तन जादुई हैं। इन्हें रात भर नदी के किनारे रखा गया था और इनमें से एक बर्तन ने चोरी का सच अपने अंदर कैद कर लिया है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी ने तिरस्कार से कहा, महाराज, ये आदमी मजाक कर रहा है। मिट्टी का बर्तन सच कैसे बता सकता है? मुल्ला ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, बस एक पल का धैर्य रखिए। फिर उसने 5 अलग अलग लोगों को एक एक बर्तन पकड़ने को कहा, लेकिन 5वां बर्तन उसने खुद रख लिया। फिर उसने सभी से कहा, अब सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और जिस बर्तन में चोरी का सच छुपा हो उसमें से धुआं निकलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन व्यापारी ने नहीं। वो आंखें फाड़कर 5वें बर्तन की तरफ देखने लगा, जिसमें से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। तभी मुल्ला ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, महाराज, असली चोर पकड़ा गया। राजा चौंक उठा, कैसे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सिर्फ चोर को ही डर था कि कहीं कोई धुआं न निकले। बाकी सभी ने आंखें बंद कर लीं, मगर व्यापारी की आंखें खुली थीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं सच में कोई जादू न कर दूं। राजा ने व्यापारी की ओर देखा, जो अब पसीने पसीने हो चुका था। व्यापारी, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? राजा ने कड़के हुए स्वर में पूछा। अब व्यापारी की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने घबराकर अपने वस्त्रों से 100 अशर्फियां निकालकर जमीन पर फेंक दी और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ बोला था, चोरी मैंने खुद की थी। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा ने ठहाका लगाकर कहा, मुल्ला, तुम सच में न्याय के जादूगर हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इंसाफ किसी जादू का मोहताज नहीं होता, बस अक्ल और सही समय की जरूरत होती है। राजा ने व्यापारी को दंड देकर मुल्ला को इनाम में सोने की मुद्राएं दी। मुल्ला ने मुद्राएं अपनी झोली में डालते हुए सोचा, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मगर क्या मुल्ला सच में जीत गया या कोई और चाल अब उसकी राह देख रही थी? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। सपनों का सौदा, जब मुल्ला ने हवा में महल बेच दिया। क्या तुमने कभी कोई चीज खरीदी है जो तुम्हारे हाथ में आई ही नहीं? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। इस कहानी में देखो कैसे एक चालाक आदमी अपनी ही चाल में फंस गया। राजा के दरबार में न्याय पाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन को इनाम में सोने की मुद्राएं मिली। लेकिन दरबार में बैठा एक चालाक सौदागर यह सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर मुल्ला इतना अक्लमंद है तो मैं इसे अपनी चालाकी से हराकर इसका सारा इनाम छीन सकता हूँ। वह मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला जी, सुना है आप बहुत होशियार हैं, लेकिन असली होशियारी तो व्यापार में होती है। क्या आपने कभी बड़ा सौदा किया है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सौदा तो बहुत किए हैं, पर बड़ा सौदा तभी करता हूं जब ग्राहक भी बड़ा हो। सौदागर हंसा, तो चलिए मैं एक अनोखा सौदा करता हूं। मैं आपको एक जमीन बेचूंगा और आप उसमें अपनी पसंद का महल बना सकते हैं। मुल्ला ने चौंकते हुए पूछा, कैसी जमीन? सौदागर ने इशारा करके आसमान की ओर देखा और कहा, वह जमीन, वह जो बादलों के पीछे है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर कोई पहुंचे तो वह सबसे अमीर आदमी बन सकता है।
दरबार के लोग हंसने लगे, लेकिन मुल्ला ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, वाह, यह तो एक शानदार मौका है। कितने में दोगे? सौदागर बोला, सिर्फ 200 सोने की मुद्राएं। मुल्ला सोचने लगा, फिर धीरे से अपनी पगड़ी उतारी, जमीन पर रखी और सौदागर से कहा, यह लीजिए। पहले दस्तावेज तैयार कराइए, फिर मैं पैसे दूंगा। सौदागर खुश होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं कल दस्तावेज लेकर आऊंगा और फिर सौदा पक्का। अगले दिन पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। सौदागर ने एक सुंदर कागज निकाला जिसमें लिखा था, मैं अमुक सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन को आकाश में स्थित जमीन बेचता हूं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कागज पढ़ा और फिर धीरे से कहा, बहुत बढ़िया, पर एक समस्या है। सौदागर चौंका, क्या? मुल्ला बोला, मुझे यह सौदा मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। चूंकि महल आकाश में बनेगा तो उसके लिए नीचे से रास्ता बनाना पड़ेगा, और वह जमीन तुम्हारी है, इसलिए रास्ता भी तुम्हें ही देना होगा। सौदागर घबरा गया, यह तो संभव नहीं। मुल्ला ने सिर हिलाया, तो फिर तुम मुझे वो जमीन कैसे बेच सकते हो जहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी मुस्कुराया और सौदागर को डांटते हुए कहा, लोगों को मूर्ख बनाना आसान समझा था, आज मुल्ला ने तुम्हारी ही चाल तुम पर चला दी। सौदागर शर्मिंदा होकर भाग गया। मुल्ला ने अपनी पगड़ी उठाई, मुद्राएं समेटीं और दरबार से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह दरबार से बाहर निकला, एक अजनबी उसे रोककर बोला, मुल्ला, तुमने सौदागर को तो हरा दिया, लेकिन अब देखो, जब चालाकी और असली जादू का खेल शुरू होगा। पर कौन था यह अजनबी? क्या यह कोई नई साजिश थी? अगली कहानी में जानिए। गधा बोल उठा, मुल्ला की अनोखी चाल। क्या जानवर भी इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो कभी झूठ बोल सकते हैं? आज की कहानी में देखिए, जब मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। गांव में एक नया काजी आया था जिसे अपनी विद्वता पर बड़ा घमंड था। वह सोचता था कि हर कोई मूर्ख है और बस डर के मारे उसकी बात मानता है। जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई के बारे में सुना तो उसे जलन हुई और उसने सोचा, इस मुल्ला की अक्लमंदी का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन काजी ने गांव में ऐलान करवाया, जो कोई भी मेरे दरबार में आएगा उसे सच ही बोलना होगा, जो झूठ बोलेगा उसे कोड़े लगेंगे। लोग डर गए, लेकिन मुल्ला मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह काजी ने मुल्ला को दरबार में बुलवाया और कहा, मुल्ला, सुना है तुम बहुत अक्लमंद हो, बताओ क्या तुम सच बोलते हो? मुल्ला ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मुझे सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मेरा गधा बोले। काजी हंस पड़ा, गधा? क्या तुम्हारा गधा भी बोल सकता है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, लेकिन इसे बोलने में थोड़ा समय लगेगा। काजी ने तिरस्कार से पूछा, कितना समय? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 15 साल। अगर आप मुझे 15 साल का समय दें तो मैं इसे बोलना सिखा दूंगा। पूरे गांव में हल्ला मच गया। लोग कहने लगे, मुल्ला तो पक्का झूठ बोल रहा है, कोई गधा कैसे बोल सकता है? काजी भी खुश हो गया। उसने सोचा, अब या तो मुल्ला अपना वादा पूरा करेगा या फिर मैं इसे झूठा साबित करके दंड दूंगा। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें 15 साल मिलते हैं, लेकिन अगर 15 साल बाद तुम्हारा गधा नहीं बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने सिर झुका लिया और चुपचाप दरबार से बाहर निकल आया। जब वह घर पहुंचा तो उसके दोस्त ने पूछा, मुल्ला, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अपने गधे को बोलने का वादा क्यों किया? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख,
15 साल में या तो मेरा गधा मर जाएगा, या काजी मर जाएगा, या फिर लोग भूल जाएंगे कि मैंने क्या कहा था। तब तक मैं मजे से अपना जीवन जीऊंगा। दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़ा। सच में तुमसे बड़ा हाजिर जवाब कोई नहीं। लेकिन इसी रात मुल्ला के दरवाजे पर एक रहस्यमयी दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक नकाबपोश खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मुल्ला, अगर तुम्हारा गधा सच में बोल सकता है तो मुझे बताओ, क्या वह मेरा एक राज खोल सकता है? मुल्ला के चेहरे पर मुस्कान थम गई। पर कौन था यह आदमी? और क्या वह सच में किसी राज से डरा हुआ था? जानने के लिए अगली कहानी पढ़े, सच की ताकत, मुल्ला और झूठे व्यापारी की कहानी। अगर झूठ के पैरों में सच का कांटा चुभ जाए तो क्या झूठ भाग सकता है? आज की कहानी में देखिए, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक ऐसे व्यापारी को सबक सिखाया जो अपने ही जाल में फंस गया। रात गहरी हो चुकी थी। मुल्ला ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक नकाबपोश खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। वह फुसफुसाया, मुल्ला, अगर तुम्हारा गधा सच में बोल सकता है तो वह मेरा एक बड़ा राज खोल देगा। मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो सच कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा। लेकिन नकाबपोश ने जल्दी से एक थैली निकाली और कहा, यह सोने की मुद्राएं हैं, बस तुम यह कहना कि तुम्हारा गधा कभी बोलेगा ही नहीं। मुल्ला ने थैली हाथ में ली, थोड़ी देर सोने के सिक्के पलटता रहा और फिर कहा, सुनो भाई, सच और झूठ में बहुत फर्क होता है। लेकिन कभी कभी सच को साबित करने के लिए भी थोड़ा खेल खेलना पड़ता है। सुबह होते ही पूरे गांव में हल्ला मच गया, मुल्ला का गधा बोलने वाला है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। काजी भी चौंक गया, लेकिन सबसे ज्यादा घबराया वह व्यापारी जो रात को नकाबपोश बनकर आया था। वह दौड़ता हुआ मुल्ला के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, मुल्ला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा गधा नहीं बोलेगा, फिर यह सब क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, मैंने तो सिर्फ कहा था कि मेरे गधे को बोलने में 15 साल लगेंगे, लेकिन अगर वह जल्दी बोलना चाहे तो मैं क्या करूं? व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसी दिन दरबार लगा। हजारों लोग इकट्ठा हुए। काजी ने कहा, मुल्ला, अगर तुम्हारा गधा सच में बोलेगा तो आज बोलकर दिखाए। मुल्ला ने गधे की ओर देखा और कहा, अबे गधे, सच्चाई बता। गधा चुप रहा। मुल्ला ने फिर कहा, सच बोल, वरना लोग समझेंगे कि तू भी इन लोगों की तरह झूठा है। गधा फिर भी चुप। तभी व्यापारी घबराहट में चिल्ला पड़ा, महाराज, यह सब धोखा है। यह गधा कभी नहीं बोलेगा। मुल्ला मुस्कुरा उठा और धीरे से बोला, अरे वाह, तो तुम्हें पहले से पता है कि यह गधा नहीं बोलेगा। तो फिर रात को मेरे घर आकर घूस क्यों दी? दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी ने गुस्से में कहा, क्या? इस व्यापारी ने मुल्ला को घूस देने की कोशिश की। मुल्ला ने धीरे से सोने की थैली काजी के सामने रख दी, यह देखिए इसका सच। और यह आदमी डर रहा था कि कहीं गधा उसका राज न खोल दे। काजी ने व्यापारी को घूरा, सच बता, नहीं तो तुझे जेल में डाल दूंगा। व्यापारी के चेहरे से पसीने की धार बहने लगी। वह कांपते हुए गिर पड़ा और चिल्ला उठा, महाराज, मैंने कई व्यापारियों को ठगा है और मुझे डर था कि कहीं मुल्ला का गधा सच में बोलकर मेरा भांडा न फोड़ दे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने गुस्से में व्यापारी को दंड दिया और मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, महाराज, सच को कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने आप सामने आ जाता है।
लेकिन जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकला, एक अजनबी उसे रोककर बोला, मुल्ला, तुमने झूठे व्यापारी को सजा दिलवा दी, लेकिन अब तुम्हें एक और चालबाज का सामना करना होगा। क्या तुम्हारी अक्ल इस बार भी बचा पाएगी? पर कौन था यह रहस्यमय शख्स? और क्या उसकी चाल मुल्ला को हरा पाएगी? अगली कहानी में जानिए, चालबाज ठग, जब मुल्ला को मिला असली मुकाबला। क्या चालाकी से भी बड़ी कोई चालाकी होती है? और अगर हो तो क्या मुल्ला इस बार भी अपनी हाजिर जवाबी से बच पाएगा? आज की कहानी में देखिए, जब मुल्ला नसीरुद्दीन को पहली बार मिला एक ऐसा चालबाज जिसने उसकी अक्ल को भी चुनौती दे दी। मुल्ला दरबार से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक एक अजनबी रास्ता रोककर खड़ा हो गया। लंबा कद, पैनी आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मुल्ला, तुमने झूठे व्यापारी को सजा दिला दी, लेकिन अब तुम्हें एक असली खिलाड़ी से सामना करना होगा। मुल्ला ने भौहें उठाईं, और वो खिलाड़ी कौन है? अजनबी हंस पड़ा, मैं इस शहर का सबसे बड़ा ठग। लेकिन मैं सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि अक्लमंदों को भी मूर्ख बना सकता हूँ। मुल्ला मुस्कुराया, तो फिर आजमाकर देख लो। अगली सुबह ठग ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, अगर मुल्ला मुझसे ज्यादा चतुर है तो मैं उसे 100 अशर्फिया दूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो उसे अपनी पगड़ी मुझे देनी होगी। गांव में हड़कंप मच गया। अगर मुल्ला हार गया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लोग सोचने लगे। लेकिन मुल्ला शांत था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि मुकाबला क्या होगा? ठग मुस्कुराया, हम दोनों एक दूसरे से 3 सवाल पूछेंगे। जिसे जवाब ना आए वही हार जाएगा। पहला सवाल, ठग का हमला। ठग ने आगे बढ़कर पूछा, मुल्ला, बताओ, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज क्या है? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, अक्ल। क्योंकि अगर अक्ल हो तो दुनिया की हर चीज तुम्हारी हो सकती है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। दूसरा सवाल, मुल्ला का वार। अब मुल्ला की बारी थी। उसने पूछा, अगर एक आदमी अंधेरे कमरे में बंद हो और उसके पास एक ही माचिस की तीली हो तो उसे सबसे पहले क्या जलाना चाहिए? ठग सोच में पड़ गया। उसने कहा, मोमबत्ती। मुल्ला हंस पड़ा, गलत। सबसे पहले उसे माचिस जलानी पड़ेगी। गांव में ठहाके गूंज उठे। ठग को पहली बार हार का एहसास हुआ। तीसरा सवाल, आखिरी चालाकी। अब ठग ने चालाकी से पूछा, मुल्ला, बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? उसका हाथ बंद था और कोई देख नहीं सकता था कि अंदर क्या है। गांव वालों की सांसें थम गईं। अब क्या करेगा मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, इसका जवाब तो बहुत आसान है। तुम्हारे हाथ में वही चीज है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, एक धोखा। ठग हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से मुट्ठी खोली और सच में उसका हाथ खाली था। गांव वालों ने जोर से तालियां बजाईं। ठग ने सिर झुका लिया और मुल्ला को 100 अशर्फियां सौंप दी। मुल्ला ने हंसकर कहा, याद रखना दोस्त, अगर चालाकी से बड़ा कोई हुनर होता है तो वो है सच्ची बुद्धिमानी। लेकिन जैसे ही मुल्ला ने अशर्फिया ली, भीड़ में से एक अजनबी जोर से हंसा। वाह मुल्ला, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। क्या तुम सच में हर चालबाज को हरा सकते हो? मुल्ला ने घूमकर देखा, सामने एक और रहस्यमय आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक नई चुनौती चमक रही थी। अगली कहानी में जानिए, दुष्ट जादूगर, जब मुल्ला का सामना हुआ असली मायावी से। भीड़ में खड़े रहस्यमय आदमी ने ठहाका लगाया और बोला, वाह मुल्ला, तुमने ठग को तो हरा दिया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, और तुम कौन हो? आदमी ने धीरे से कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं।
मैं एक मायावी हूं। मैं अपनी बातों से किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूं। अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। गांव वालों ने सांस रोक ली। सभी हैरान थे कि अब क्या होगा। मायावी आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, ये पूरी भीड़ यहाँ क्यों खड़ी है? मुल्ला हंस पड़ा और बोला, बहुत आसान सवाल है। ये लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें सच और झूठ के खेल में मजा आ रहा है। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम यहाँ इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। मायावी चौंक गया, क्या बकवास है? मुल्ला मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर तुम सच में इतने बड़े मायावी होते तो तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब जब तुमने सवाल पूछ लिया तो इसका मतलब है कि तुम खुद भी भ्रम में हो। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। मायावी का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, तुमने जीत लिया मुल्ला। सच में तुमसे बड़ा हाजिर जवाब कोई नहीं। अंत में मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना दोस्तों, असली मायावी वही है जो झूठ और सच के खेल को पहचान ले। और अगर तुम्हारे पास अक्ल हो तो दुनिया का सबसे बड़ा ठग भी तुम्हें नहीं हरा सकता। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। मायावी चुपचाप वहां से चला गया और मुल्ला एक बार फिर साबित कर चुका था कि उसकी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह मुल्ला की कहानियां सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि तेज दिमाग और सच्चाई में होती है। कहानी 16। गर्मी का मौसम था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी खाट पर लेटे लेटे सोच रहे थे, अब बहुत हो गया, इस पुराने घर से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। दरअसल उनका घर छोटा था, छत से कभी कभी पानी टपकता था, और सबसे बड़ी बात, गांव के हर व्यक्ति को इसमें कुछ न कुछ शिकायत रहती थी। कोई कहता, ये तो बहुत संकुचित जगह है। कोई कहता, इसकी दीवारें कमजोर लगती हैं। मुल्ला ने सोचा, जब सबको इतनी ही दिक्कत है तो क्यों न इसे बेच ही दिया जाए। अब बारी थी खरीदार ढूंढने की। गांव में ही एक धनवान व्यापारी था जो हर चीज में मुनाफा देखता था। उसने मुल्ला से पूछा, ये घर बेच रहे हो? दाम क्या लोगे? मुल्ला ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मेरा घर तो बहुत अनमोल है, पर मैं तुम्हें सिर्फ 100 अशर्फियों में दे सकता हूँ। व्यापारी बोला, अरे इतना महंगा? ये घर तो ज्यादा से ज्यादा 50 अशर्फियों का होगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सही कह रहे हो, लेकिन इसमें एक खास चीज भी है जो इसे बेशकीमती बनाती है। व्यापारी चौकन्ना हो गया। खास चीज? वो क्या? मुल्ला धीरे से उसके कान में फुसफुसाए, इस घर में एक कील कांटा मेरी याद के तौर पर लगी रहेगी और तुम इसे कभी हटा नहीं सकते। व्यापारी हंस पड़ा, बस एक कील? ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं मानता हूं ये शर्त। सौदा तय हो गया। मुल्ला ने घर छोड़ दिया और व्यापारी खुशी खुशी उसमें रहने आ गया। लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। रात होते ही मुल्ला ने अपना नया बिस्तर उठाया और सीधे पुराने घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। टकट टक। व्यापारी ने दरवाजा खोला। अरे मुल्ला, अब क्या हुआ? मुल्ला बोले, भाई मेरी कील तो इसी घर में है, मुझे उसे देखने का हक तो है ना? व्यापारी चिढ़ गया, लेकिन शर्त तो शर्त थी। मजबूरी में उसने मुल्ला को अंदर आने दिया। मुल्ला गए, कील को देखा, मुस्कुराए और लौट गए। अगले दिन फिर वही हुआ, पर इस बार मुल्ला ने सिर्फ कील देखी ही नहीं, उस पर अपना गीला कपड़ा भी टांग दिया।
व्यापारी आग बबूला हो गया। ये क्या कर रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोले, अरे भाई, यह कील मेरी है, मैं चाहे उस पर क्या भी टांगू। तीसरे दिन मुल्ला फिर आ गए। इस बार वे कुछ खाना लाए थे। उन्होंने व्यापारी के सामने ही कील पर पोटली टांगी और बोले, भाई, आज रात का खाना यहीं टांग कर रखूंगा ताकि सुबह ताजा खा सकूं। व्यापारी तमतमा उठा, ये घर अब मेरा है, तुम बार बार यहां नहीं आ सकते। मुल्ला शांति से बोले, अरे भाई, घर तुम्हारा है पर कील तो मेरी है। अब व्यापारी को समझ आया कि उसने क्या गलती कर दी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। हर दिन हर रात मुल्ला आते और अपनी कील से कुछ न कुछ बहाना बना लेते। कभी गीले कपड़े टांगते, कभी खाने की पोटली, और कभी कभी तो चुपचाप कील को निहारते हुए गहरी सांसें भरते। कुछ ही दिनों में व्यापारी परेशान होकर खुद ही दौड़ा दौड़ा मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, माफ करो, मैं यह घर तुम्हें वापस देता हूँ, बस मेरी जान छोड़ो। मुल्ला हंसने लगे और बोले, मैं तो पहले ही कह रहा था, यह कील बड़ी कीमती है। इस तरह मुल्ला ने अपना घर बेचा भी और बिना पैसे खर्च किए वापस भी पा लिया। लोग इस किस्से पर हंस रहे थे, लेकिन तभी गांव का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मुल्ला नसीरुद्दीन को तुरंत दरबार में बुलाया गया है। मुल्ला चौंक गए। अब क्या हुआ? मैंने तो इस बार कोई गधा नहीं खोया। सिपाही गंभीर आवाज में बोला, बादशाह ने तुम्हें जज बनाने का हुक्म दिया है। अब ये कैसी नई मुसीबत थी? क्या बादशाह को भी कोई कील वाली चाल सिखानी थी? और क्या मुल्ला इस नई जिम्मेदारी से बच पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन बना जज। जब मुल्ला नसीरुद्दीन बना जज। क्या आपने कभी ऐसा न्यायाधीश देखा है जो खुद ही सबसे बड़ा सवाल बन जाए? कोई मुकदमा आए तो फैसला देने की बजाय ऐसा जवाब दे कि अपराधी भी अपना गुनाह भूल जाए। तो फिर सोचिए, जब मुल्ला नसीरुद्दीन जज बने होंगे तो क्या हुआ होगा? दरबार की गूंज। बादशाह के दरबार में भारी भीड़ थी। मंत्री, सिपाही, दरबारी सब एक कोने में खड़े थे और बीच में था मुल्ला नसीरुद्दीन जो सिर खुजा रहे थे। बादशाह ने गरजते हुए कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम हाजिर जवाबी में बड़े माहिर हो, इसलिए आज से तुम्हें हमारा न्यायाधीश बनाया जाता है। मुल्ला चौंके, मगर हुजूर, मैं न्यायाधीश बनूंगा? मैंने तो कभी कोई केस नहीं सुलझाया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी समझदारी ही तुम्हें सिखा देगी। दरबार में तालियां बजीं। मुल्ला का सिर घूम गया। लेकिन क्या करें? आदेश था, मानना ही पड़ा। पहला मुकदमा। अगले दिन मुल्ला अपनी जज की कुर्सी पर बैठे थे कि पहला मुकदमा आ पहुंचा। एक धनवान व्यापारी था जो शिकायत लेकर आया, हुजूर, इस आदमी ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। मैं सबूत लेकर आया हूं। सामने एक गरीब किसान खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह जमीन मेरी ही थी, मगर व्यापारी ने मुझसे जबरन लिखवा ली। मुल्ला ने सोचा, अब इस मामले का क्या हल निकालूं? उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा, फिर अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस भरकर बोले, इसका फैसला आसान है। दोनों अपनी अपनी जमीन के मालिक हैं। दोनों पक्ष हक्का बक्का रह गए। व्यापारी चिल्लाया, मगर हुजूर, ऐसा कैसे? मुल्ला ने आंखें खोलीं और बोले, क्योंकि इस जमीन पर असली मालिक धरती माता हैं। न तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, न ये किसान। इसलिए मामला खत्म। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन बादशाह मुस्कुराए और बोले,
यह तो गजब का फैसला था। चलो अगला मामला लाओ। अनोखा न्याय। फिर एक और मामला आया। एक आदमी ने शिकायत की, हुजूर, मेरे पड़ोसी का मुर्गा हर सुबह इतनी जोर से बांग देता है कि मेरी नींद खराब हो जाती है। मुल्ला ने पूछा, तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? आदमी गुस्से में बोला, मेरा पूरा दिन खराब जाता है। मैं थका रहता हूं, कोई काम नहीं कर पाता। मुल्ला ने सिर झुकाकर कुछ सोचा, फिर गंभीर आवाज में बोले, तो ठीक है, हम फैसला सुनाते हैं। अब से तुम्हें अपने कान में रुई डालकर सोना होगा। दरबार में ठहाके लग गए। लेकिन तभी नया मोड़। अचानक दो सिपाही दौड़ते हुए दरबार में आए और बोले, हुजूर, राज्य में एक अजीब घटना घटी है। बादशाह के सबसे भरोसेमंद दरबारी का गहनों से भरा संदूक गायब हो गया है और संदेह पूरे महल पर है। बादशाह ने गुस्से से कहा, जो भी चोर होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। मुल्ला, अब देखो तुम इस मामले को कैसे सुलझाते हो। मुल्ला ने ठंडी सांस ली, फिर बोले, हुजूर, इस मामले की गहराई में जाने के लिए मुझे सिर्फ एक रात का समय चाहिए। बादशाह ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर इस बार तुमने भी मजाक किया तो तुम्हारी जज की कुर्सी छिन जाएगी। अब मुल्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिर महल का चोर कौन था? क्या मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी से उसे पकड़ पाएंगे, या इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला ने चोर को पकड़ लिया। क्या आपने कभी ऐसा जासूस देखा है जो बिना तलाशी लिए ही चोर पकड़ ले, बिना सवाल जवाब किए ही सच उगलवा ले, और वह भी सिर्फ एक छोटी सी चाल से? तो फिर सोचिए, जब बादशाह के दरबार में चोरी हुई और जासूस की जगह मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया गया, तो क्या हुआ होगा? राजमहल की चोरी। बादशाह का दरबार सन्नाटे में डूबा था। उनकी सबसे कीमती संदूक, जिसमें बेशकीमती गहने और मोहरें थीं, गायब हो चुकी थी। पूरे महल में हलचल मची हुई थी। सिपाहियों ने हर जगह तलाशी ली, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह ने गुस्से से सिंहासन पर बैठते हुए गरज कर कहा, इस राज्य में कोई भी सजा से बच नहीं सकता। लेकिन पहले हमें चोर चाहिए। सबकी निगाहें मुल्ला नसीरुद्दीन पर थीं, जो अब न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान थे। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, हुजूर, मुझे बस आज रात तक का समय दें, और मैं चोर को आपके सामने पेश कर दूंगा। बादशाह ने सिर हिलाया, अगर तुम चोर को नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारी जज की कुर्सी छिन जाएगी। अब यह मुल्ला की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मुल्ला की चाल। रात हुई। मुल्ला ने महल के सभी सेवकों, सैनिकों और दरबारियों को एक बड़े कमरे में बुलाया और कहा, अब हम एक पुरानी विद्या का प्रयोग करेंगे। यह विद्या इतनी सटीक है कि चोर खुद पकड़ा जाएगा। लोग हैरानी से देखने लगे। मुल्ला ने महल के बीचों बीच एक बड़ा पर्दा लटकाया और उसके पीछे गए। कुछ मिनट बाद वे बाहर आए और सबके सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी। उन्होंने सबको आदेश दिया, हर व्यक्ति इस पर्दे के पीछे जाकर इस लकड़ी को छूकर कहे, अगर मैं चोर नहीं हूं तो यह लकड़ी छोटी नहीं होगी। सब लोग अचरज में पड़ गए, मगर आदेश था तो मानना ही था। एक एक करके सभी लोग पर्दे के पीछे जाते और लकड़ी को छूते हुए कहते, अगर मैं चोर नहीं हूं तो लकड़ी छोटी नहीं होगी। चोर फंस गया। जब सबने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो मुल्ला ने सबको हाथ दिखाने को कहा। सभी ने अपने हाथ आगे किए। मुल्ला ने ध्यान से देखा और अचानक एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, यही है चोर, इसे पकड़ लो।
बादशाह, सिपाही और बाकी सभी चौंक गए। मगर मुल्ला, तुमने इसे कैसे पहचाना? बादशाह ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, दरअसल यह कोई जादू नहीं था, बस एक छोटी सी चाल थी। मैंने पर्दे के पीछे एक गीली लकड़ी रखी थी और उसके सिरे पर हल्की हल्की काली स्याही लगा दी थी। ईमानदार लोग निडर होकर लकड़ी को छूकर बाहर आए, लेकिन चोर को डर था कि लकड़ी सच में छोटी न हो जाए, इसलिए उसने लकड़ी को छुआ ही नहीं। मुल्ला ने चोर के हाथ की तरफ इशारा किया, देखिए, इसके हाथ पर कोई स्याही नहीं लगी। और बस इसी डर ने इसे पकड़वा दिया। बादशाह जोर से हंस पड़े। वाह मुल्ला, तुमने तो गजब का न्याय किया। दरबार तालियों से गूंज उठा और मुल्ला की चालाकी की हर ओर चर्चा होने लगी। लेकिन तभी, जैसे ही लोग इस जश्न में डूबे थे, एक दरबारी भागता हुआ आया और घबराई आवाज में बोला, हुजूर, महल के तहखाने में कुछ अजीब हो रहा है। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। बादशाह चौंक गए। क्या? तहखाने में? मुल्ला ने थोड़ी सहलाई और बोले, लगता है यह मामला चोरी से भी बड़ा है। कहीं ये कोई और गहरी साजिश तो नहीं? क्या महल के तहखाने में कोई खुफिया राज छुपा था? क्या मुल्ला इस नई रहस्य की गुत्थी सुलझा पाएंगे? और क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंचे तहखाने में। क्या आपने कभी ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में सुना है, जहां दीवारें खुद बुदबुदाती हों, जहां किसी के कदम पड़ते ही हवा में सिहरन दौड़ जाएं, और जहां जाने वाले बहुत कम लोग वापस लौटते हों? तो सोचिए, जब मुल्ला नसीरुद्दीन को रात के अंधेरे में महल के तहखाने में भेजा गया, तो क्या हुआ होगा? अचानक आई अजीब खबर। चोर पकड़ा जा चुका था, लेकिन अभी रात पूरी नहीं हुई थी। दरबारी ने घबराई आवाज में कहा, हुजूर, महल के तहखाने से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई दीवार के अंदर कुछ कह रहा हो। बादशाह का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, देखो ये क्या मामला है। लेकिन सिपाही पीछे हट गए। एक ने कांपते हुए कहा, हुजूर, कोई भी वहां नहीं जाता। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। महल में सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजरें जज मुल्ला नसीरुद्दीन पर थीं। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? मुल्ला ने थोड़ी सहलाते हुए सोचा और मुस्कुराकर बोले, हुजूर, जब गधे की पूंछ सीधी नहीं हो सकती तो डर की परछाई कैसे मिट सकती है? मुझे एक मशाल दीजिए, मैं तहखाने में जा रहा हूं। मुल्ला मशाल लेकर धीरे धीरे महल के पुराने तहखाने की ओर बढ़े। दरवाजे पर जंग लगी थी, जैसे सालों से किसी ने इसे नहीं खोला हो। चा खर्रर। अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। मुल्ला ठिठक गए। पीछे देखा, कोई नहीं था। उन्होंने हल्की हंसी के साथ खुद से कहा, लगता है डर ने सिपाहियों की तरह ही मेरे कान भी भर दिए हैं। और फिर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। धूल जमी हुई थी, दीवारें ठंडी और सीलन भरी थीं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, जमीन पर कुछ चरमराकर टूटा। उन्होंने नीचे देखा, पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। मुल्ला ने मशाल ऊंची की और चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने राजाओं और युद्धों की फेडेड चित्रकारी बनी थी। लेकिन तभी, खर्रर, बचाओ! कोई फुसफुसा रहा था। मुल्ला ने एक कोने में देखा, वहां दीवार में हल्की सी दरार थी और ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई कैद है।
मुल्ला ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और जोर से चिल्लाए, सिपाहियों को बुलाओ, यहाँ कोई है। सिपाही दौड़कर आए और दीवार को तोड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में एक गुप्त कमरा खुल गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा हुआ था, आंखों में कमजोरी पर चेहरे पर रहस्य। बादशाह खुद तहखाने में पहुंचे और चौंक गए। अरे, यह तो हमारे पुराने राजगुरु हैं। ये यहाँ कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, मुझे कई साल पहले धोखे से यहाँ कैद कर दिया गया था। मुल्ला ने पूछा, लेकिन आपने आज तक आवाज क्यों नहीं लगाई? राजगुरु ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जब तक लोग सच पर पर्दा डालते हैं तब तक दीवारें भी चुप रहती हैं। लेकिन जब चोर पकड़ा गया तो तहखाने की किस्मत भी खुल गई। अब सवाल ये था, किसने राजगुरु को कैद किया था? क्या यह कोई बड़ी साजिश थी? और क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस राज को खोल पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला ने बेनकाब किया महल की साजिश को। क्या आपने कभी सुना है कि एक चोर को पकड़ने से एक राज खुल जाए, और वो राज इतना गहरा हो कि पूरी सल्तनत हिल जाए? तो सोचिए, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने तहखाने में कैद बूढ़े राजगुरु को बाहर निकाला तो क्या हुआ होगा? बादशाह ने कांपती आवाज में पूछा, राजगुरु, आखिर तुम्हें किसने कैद किया था? राजगुरु ने गहरी सांस ली और बोले, हुजूर, यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, यह तो आपके राजसिंहासन को हड़पने की एक गहरी साजिश थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजगुरु ने बताया कि कई साल पहले जब बादशाह युवा थे, उनके सबसे करीबी दरबारी ने गद्दी हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन राजगुरु को इस साजिश की भनक लग गई थी। जब मैंने बादशाह को सावधान करने की कोशिश की तो उसी विश्वासघाती दरबारी ने मुझे ही कैद करवा दिया। बादशाह का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने पूछा, कौन था वह गद्दार? राजगुरु ने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और महल के सबसे बड़े वजीर की तरफ इशारा कर दिया। महल में हलचल मच गई। वजीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने इधर-उधर देखा और अचानक दौड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन पहले से तैयार थे। उन्होंने पैर आगे बढ़ाया और धप्प, वजीर ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक चोर को पकड़ने की कोशिश में असली गद्दार भी पकड़ में आ गया। बादशाह ने गुस्से में आदेश दिया, इस विश्वासघाती को तुरंत कैद में डाल दो। सिपाही वजीर को पकड़कर ले गए। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखा और बोले, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज हमारी सल्तनत को बचा लिया। दरबार में तालियों की गूंज उठी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अब तो मेरी न्यायाधीश की कुर्सी पक्की हो गई है ना? बादशाह हंसे और बोले, न्यायाधीश, अब तो तुम्हें राज्य का महामंत्री बना देना चाहिए। लेकिन मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, हुजूर, मेरी कुर्सी तो वही ठीक है जहां मैं अपने गधे के साथ बैठ सकूं। और इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी टेढ़ी चाल से महल से बाहर निकल पड़े, अपनी हाजिर जवाबी की नई कहानियां बुनने के लिए।